माननीय उपाध्यक्ष महोदया और इस गौरवशाली सदन के गणमान्य सदस्यगण, मैं आज एक निजी सदस्य का गहन राष्ट्रीय महत्व का संकल्प हमारे राष्ट्र के लिए भविष्य मामलों की परिषद की स्थापना प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। यह संकल्प तीव्र तकनीकी परिवर्तन के युग में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक गहरी जिम्मेदारी और एक सुनहरे अवसर से उभरा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, छोटे मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा और उन्नत जलपूर्ण उपयोग प्रणालियों जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों का तेजी से विकास वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, उद्योगों और बिजली संरचनाओं को मौलिक रूप से नया आकार दे रहा है। जबकि भारत के पास एक मजबूत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र है, हमें अनुसंधान संस्थानों, उद्योग के खिलाड़ियों, नीति निर्माताओं और निवेशकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। यह सामंजस्य हमारे नागरिकों को लाभान्वित करने और भारत की तकनीकी संप्रभुता स्थापित करने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने की हमारी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करता है। ऐसा संस्थान विकास प्रयासों के मौजूदा अलगाव को खत्म करेगा, जिससे नवाचार में देरी, काम का दोहराव और प्रौद्योगिकियों और सफलताओं को बढ़ाने में अक्षमताएं आती हैं। वैश्विक नेतृत्व का अगला युग निस्संदेह उन देशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो अत्याधुनिक अनुसंधान, उत्पाद नवाचार और रणनीतिक नीति निर्माण को एक ही दूरंदेशी ढांचे के तहत सफलतापूर्वक एकीकृत करते हैं। भारत को भविष्य के मामलों में एक नेता के रूप में खुद को सक्रिय रूप से स्थापित करना चाहिए, केवल उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय तकनीकी, आर्थिक और भू राजनीतिक रुझानों का अनुमान लगाना और उन्हें आकार देना चाहिए। भविष्य में 70% से अधिक व्यवसाय ज्ञान पर आधारित होंगे। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से भविष्य के मामलों की एक परिषद स्थापित करने का आग्रह कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण भविष्य के डोमेन में अनुसंधान संचालित नवाचार और उत्पाद विकास के लिए एकीकृत रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगी। प्रस्तावित परिषद प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, वैश्विक निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स से युक्त एक सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करेगी, जो गहन तकनीकी अनुसंधान, उत्पाद व्यावसायीकरण और राष्ट्रीय रणनीति निर्माण के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदया के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूँगा कि हरियाणा ने, जिस राज्य से मैं आता हूँ, इस दिशा में एक अग्रणी उदाहरण स्थापित किया है। राष्ट्रीय महत्व और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में एक राज्य स्तरीय पहल है। हरियाणा सरकार ने भविष्य के मामलों के विभाग की स्थापना करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का अनुमान लगाने और तैयारी करने के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह विभाग उभरती प्रौद्योगिकियों और अभिनव शासन दृष्टिकोणों को अपनाने में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हरियाणा मॉडल दिखाता है कि कैसे एक समर्पित भविष्य सोच संस्थान कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, शिक्षा, ऊर्जा, आईटी, परिवहन, शहरी विकास और शहरी जीवन, पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में नियोजन को एकीकृत कर सकता है। हरियाणा में भविष्य के मामलों का विभाग एक थिंक टैंक, कार्यान्वयन उत्प्रेरक और भविष्य उन्मुख पहलुओं के लिए समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए क्षितिज को स्कैन करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करता है। राज्य का दृष्टिकोण दर्शाता है कि भारत में संघीय ढांचे किस तरह से शासन मॉडल को विकसित और नया कर सकते हैं, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। भविष्य केंद्रित शासन के अनगिनत वैश्विक उदाहरण हैं। मैं कुछ को उद्धृत करना चाहूँगा ताकि हम इस पर एक सूचित निर्णय ले सकें। मैं संयुक्त अरब अमीरात में कुछ विकासों को उद्धृत करना चाहूँगा, जहां उन्होंने व्यापक भविष्य के शासन की स्थापना की है। यूएई ने 2016 में कैबिनेट मामलों और भविष्य के मंत्रालय की स्थापना की, जो उच्चतम सरकारी स्तर पर भविष्य की योजना के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राज्य मंत्री का पद सृजित करता है। दुनिया का पहला देश बन गया जिसने एक एआई मंत्री को समर्पित किया।
इसने 100 से अधिक एआई उपयोग मामलों के साथ सरकारी सेवाओं में एआई को अपनाने में तेजी लाई है और जिन्हें पहले ही लागू किया जा चुका है। परिणाम ये है कि यूएई वैश्विक नवाचार सूचकांक में 30वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 2016 और 23 के बीच डिजिटल सरकारी सेवाएं अब उस वजह से सालाना अनुमानित 2.5 अरब दिरहम बचाती हैं। सिंगापुर एक और अच्छा उदाहरण है जिसने रणनीतिक दूरदर्शिता और निष्पादन उत्कृष्टता स्थापित की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत 2009 में स्थापित सिंगापुर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक फ्यूचर्स उभरते मुद्दों की पहचान करने के लिए परिदृश्य नियोजन और क्षितिज स्कैनिंग का संचालन करता है। अनुसंधान, नवाचार और उद्यम RIE25 योजना स्पष्ट मिशन और जवाबदेही तंत्र के साथ रणनीतिक तकनीकी विकास के लिए $25 अरब सिंगापुर अरब डॉलर आवंटित करती है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण आयोग द्वारा विकसित सिंगापुर का एआई शासन ढांचा नैतिक विचार के साथ नवाचार को संतुलित करने वाला जोखिम आधारित मॉडल प्रदान करता है। परिणाम, सिंगापुर लगातार डिजिटल प्रतिस्पर्धा के लिए शीर्ष 5 देशों में शुमार है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में $17.2 अरब की अचल संपत्ति निवेश आकर्षित करता है। एक और बढ़िया उदाहरण इजराइल है, जिसने रक्षा प्रौद्योगिकी एकीकरण के साथ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इजराइल का इनोवेशन अथॉरिटी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न परिपक्वता चरणों और प्रौद्योगिकी डोमेन के लिए विशेष प्रभाग हैं। सरकार रक्षा आवश्यकताओं और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के बीच रणनीतिक समन्वय के साथ जीडीपी का 5.6% R&D को आवंटित करती है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। इजरायली टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर कार्यक्रम उच्च जोखिम वाले स्टार्टअप के लिए 85% फंडिंग प्रदान करता है और इजरायली रक्षा बल इकाई 8,200 सैन्य नवाचारों और नागरिक अनुप्रयोगों के संक्रमण के लिए संरचित मार्गों के साथ साइबर और एआई प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रतिभा इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करती है। परिणाम, इजराइल में वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप का उच्चतम घनत्व है। प्रति 1,400 लोगों, 1,400 नागरिकों पर एक और प्रति व्यक्ति सबसे अधिक उद्यम पूंजी निवेश $414 प्रति व्यक्ति सालाना आकर्षित करता है। मैं फिनलैंड का एक उदाहरण भी उद्धृत करना चाहूँगा, जिसने संभावित भागीदारी भविष्य में संसदीय दूरदर्शिता की स्थापना की है। भविष्य के लिए फिनलैंड की समिति, जिसे 1993 में संसदीय स्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था, राजनीतिक निर्णय लेने में दीर्घकालिक सोच सुनिश्चित करती है। समिति अंतिम 2050 पहल जैसे समावेशी भविष्य के विजन को विकसित करने के लिए DUHO विचार विमर्श लोकतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से सीधे नागरिकों से जुड़ती है। सितारा फिनिश इनोवेशन फंड एक स्वतंत्र सार्वजनिक फाउंडेशन के रूप में कार्य करता है, जो भविष्योन्मुखी पहलों को संचालित करने के लिए 900 मिलियन एंडोमेंट के साथ सीधे संसद को रिपोर्ट करता है। परिणाम स्वरूप फिनलैंड लगातार ई-गवर्नमेंट विकास के शीर्ष 3 देशों में शुमार है और प्रति व्यक्ति सबसे अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ संसाधन पर निर्भर से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया है। एक और बेहतरीन उदाहरण दक्षिण कोरिया का है। रणनीतिक योजना के माध्यम से औद्योगिक परिवर्तन। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद 17 मंत्रालयों और एजेंसियों में प्रौद्योगिकी नीति का समन्वय करती है, जो राष्ट्रीय रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करती है। न्यू डील ने 2020 और 25 के बीच AI, 6G, हरित ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी सहित रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए $144 अरब का आवंटन किया। परिणाम, दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक पीढ़ी में प्रौद्योगिकी नेता में तब्दील हो गया, जिसमें विनिर्माण में दुनिया का सबसे ज्यादा रोबोट घनत्व प्रति 10,000 श्रमिकों पर 1,000 है। अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ उद्धृत करूंगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, दुनिया इस मुद्दे पर कैसे आ रही है और भारत को भी कैसे करना चाहिए। जापान सोसाइटी जापान ने भी एक सोसाइटी 5.0 और मूनशॉट R रिसर्च प्रोग्राम की स्थापना की है। जापान की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद CSTI ने जीवन के सभी पहलुओं में मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए सोसाइटी 5.0 संस्करण विकसित किया।
मून शॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम महत्वाकांक्षी प्रौद्योगिकी उद्देश्यों के लिए 1.8 बिलियन प्रतिबद्ध जापान की सुपर सिटी पहल नियामक स्थिरता और परीक्षण स्वायत्त वाहनों, ड्रोन डिलीवरी और एआई संचालित सार्वजनिक सेवाओं के लिए क्षेत्रों को नामित करती है। परिणाम, जापान रोबोटिक्स में 50%, वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में 52% का नेतृत्व बनाए रखता है और जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बावजूद पुनर्योजी चिकित्सा में 40% पेटेंट रखता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया किस दिशा में जा रही है और इसीलिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ और 2047 में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखने के दृष्टिकोण के साथ हमें उन चुनौतियों को समझने की ज़रूरत है जिनका हम सामना कर रहे हैं और उन अवसरों का सामना कर रहे हैं जिनका बाकी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। अगर हमें इस खेल में चीन को हराना है तो हमें यह समझना होगा कि उन्होंने इसका अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। चीन के पास एक पंचवर्षीय योजना है जो 20 से 25 की 14वीं योजना के साथ व्यापक प्रौद्योगिकी विकास रोड मैप प्रदान करती है, जिसमें क्वांटम सूचना, एआई, एकीकृत सर्किट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी गई है। मेड इन चाइना 25 पहल का लक्ष्य समन्वित उद्योग नीति के माध्यम से 25 तक प्रमुख प्रौद्योगिकियों में 70% आत्मनिर्भरता हासिल करना है। नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन ने खुद में सुधार किया और वैज्ञानिक पत्रों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में चीन के उदय में योगदान देने वाले दीर्घकालिक उच्च जोखिम वाले शोध का समर्थन करने के लिए मूल्यांकन किया। इसलिए परिणाम स्वरूप चीन ने 2003 में 7% से 23 में 30% तक वैश्विक उच्च तकनीक विनिर्माण मूल्य वर्धित वृद्धि साझा की। अब चीनी कंपनियां पहले से कहीं ज़्यादा पेटेंट दाखिल करती हैं। जर्मनी भी एक बेहतरीन उदाहरण है। जर्मनी की उच्च तकनीक रणनीति जो 2025 तक प्रमुख प्रौद्योगिकियों में 3.5 बिलियन यूरो वार्षिक निवेश के साथ संघीय मंत्रियों में नवाचार नीतियों का समन्वय करती है। एफ सोसाइटी 76 संस्थानों का संचालन करती है जो 30,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ अनुप्रयुक्त अनुसंधान करते हैं जो शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु का काम करते हैं। जर्मनी का प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री 4.0 उद्योग इंटरनेट के लिए मानक और संदर्भ आर्किटेक्चर विकसित करने के लिए 350 से अधिक संगठनों को एक साथ लाता है। जर्मन रिसर्च फाउंडेशन उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए नैतिक रूपरेखा प्रदान करता है, नवाचार को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करता है। नतीजतन वाइस चेयरमैन मैडम, जर्मनी 320 छिपे हुए चैंपियन, विशेष क्षेत्रों में वैश्विक बाजार के नेताओं और शोध गहन वस्तुओं में दुनिया के सबसे ऊंचे व्यापार अधिशेष के साथ उच्च श्रम लागत के बावजूद विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखता है। दूसरी ओर यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों के पास भी ऐसी ही रणनीतियाँ हैं। परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद के 1.7% के अपेक्षाकृत मामूली R&D के बावजूद यूके दुनिया के सबसे अधिक उद्धृत शोध पत्रों का 14% तैयार करता है और उसने यूरोप के 43% यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाए हैं। इन वैश्विक उदाहरणों से मुख्य सबक क्या है? मुख्य सबक ये है कि हम संस्थागत प्रतिबद्धता का निर्माण करने जा रहे हैं। तकनीकी नेतृत्व प्राप्त करने वाले देश वरिष्ठ नेतृत्व को सीधी रिपोर्टिंग लाइनों के साथ समर्पित उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित करते हैं। इसके अलावा नीतिगत स्थिरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि सफल प्रौद्योगिकी विकास के लिए दीर्घकालिक नियोजन क्षितिज की आवश्यकता होती है जो कि 10 वर्ष से अधिक है, चुनावी चक्रों से परे है। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभावी मॉडल अनुसंधान, शिक्षा, उद्योग, वित्त और नियामक कार्यों को अलग अलग हस्तक्षेपों के बजाय एकीकृत करते हैं। सार्वजनिक निजी सहयोग सबसे सफल कार्यक्रम निजी क्षेत्र के नवाचार और व्यावसायीकरण क्षमताओं के साथ सार्वजनिक रणनीतिक दिशा का लाभ उठाता है। जोखिम सहनशीलता यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बहुविषयक एकीकरण के साथ उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार वाले अनुसंधान स्टार्टअप के लिए विशेष वित्त पोषण तंत्र को लागू करते हैं जो भविष्य केंद्रित संस्थान पारंपरिक विषयों के बीच की सीमाओं को तोड़ते हैं, अक्सर होने वाले सफल नवाचारों को पहचानते हैं चौराहे पर और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, यहाँ तक कि दृढ़ता से राष्ट्रवादी प्रौद्योगिकी रणनीतियाँ
अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और प्रतिभा आकर्षण को बनाए रखती है। ये वैश्विक उदाहरणों से कुछ प्रमुख सबक हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, लेकिन प्रस्तावित परिषद के मिशन और विजन पर आते हैं और यह लागू है क्योंकि यह प्रस्ताव का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावित परिषद के लिए मिशन वक्तव्य भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों, एकीकृत अनुसंधान, विकास और रणनीतिक उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती, तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। विजन वाइस चेयरमैन महोदया 2035 तक भारत को महत्वपूर्ण भविष्य की प्रौद्योगिकियों के एक प्रमुख निर्माता और परिनियोजनकर्ता के रूप में स्थापित करना है। एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं जहां अनुसंधान प्रमुख रणनीतिक डोमेन में बाजार तैयार नवाचारों में सहज रूप से अनुवाद करता है। सुनिश्चित करें कि भारत न केवल वैश्विक प्रौद्योगिकी मानकों और रूपरेखाओं को अपनाए बल्कि उन्हें आकार भी दे। विदेशी निर्भरताओं को कम करने और तकनीकी संप्रभुता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करें। भारत को तकनीकी व्यवधानों का अनुमान लगाने और प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय रूप से रणनीतिक प्रतिक्रियाएं विकसित करने में सक्षम बनाएं। जटिल राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए सरकार, शिक्षा, उद्योग और नागरिक समाज में सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा दें। सुनिश्चित करें कि तकनीकी विकास भारतीय मूल्यों के अनुरूप हो और हमारी आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करे। इस पूरी पहल के पीछे की सोच से ज़्यादा रणनीतिक उद्देश्यों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी डोमेन की पहचान करें और उन्हें प्राथमिकता दें जहां भारत नेतृत्व स्थापित कर सकता है या संप्रभुता सुनिश्चित करनी चाहिए। संस्थागत बाधाओं को कम करके और एकीकृत अनुसंधान से उत्पादन मार्ग बनाकर प्रयोगशाला से बाजार तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाए। तकनीकी व्यवधानों और उनके सामाजिक आर्थिक निहितार्थों का अनुमान लगाने के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता क्षमताएं विकसित करें। एक मजबूत बौद्धिक संपदा ढांचा बनाए जो भारतीय नवाचारों की रक्षा करते हुए उनके व्यावसायीकरण को सक्षम करे। शिक्षा और कौशल विकास को भविष्य की प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के साथ जोड़कर प्रतिभाओं की एक पाइपलाइन स्थापित करें। रणनीतिक राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के साथ संरेखण है। प्रस्तावित भविष्य मामलों की परिषद सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का पूरक है, जो सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को गति देने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करता है। परिषद स्वदेशी तकनीकी विकास क्षमताओं को मजबूत करके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करके सरकार के आत्मनिर्भर भारत के फोकस के साथ संरेखित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार भारत की विश्व गुरु बनने की आकांक्षा पर जोर दिया है। तकनीकी क्षेत्र में विश्व नेता परिषद भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर समर्पित ध्यान के माध्यम से इस आकांक्षा को संस्थागत रूप देगी। नवाचार के लिए सरकार का जोर स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी पहलों में स्पष्ट है। परिषद भविष्य केंद्रित प्रौद्योगिकियों की दिशा में इन प्रयासों को समन्वित करने के लिए एक रणनीतिक छत्र प्रदान करेगी। रणनीतिक शासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मोदी सरकार ने शासन के उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी को अपनाया है और यह इस सरकार के पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन का आधार रहा है और इसने कैसे जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक परिवर्तन लाए हैं, जैसा कि जनधन आधार मोबाइल, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कोविन प्लेटफॉर्म जैसी पहलों से प्रदर्शित होता है। परिषद उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शासन को और बढ़ाएगी। पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर सरकार का ध्यान अगली पीढ़ी की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली विकसित करने में परिषद की प्रस्तावित भूमिका के अनुरूप है। प्रस्तावित परिषद रणनीतिक दूरदर्शिता और तकनीकी एकीकरण क्षमताएं प्रदान करके डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसे मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करेगी। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का सवाल है, इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया है।
परिषद महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की क्षमताओं को संस्थागत बनाएगी और विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए भारत के एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण नैतिक समावेशी प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के परिषद के प्रस्तावित मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह प्रस्ताव 2047 में विकसित भारत के विजन के साथ पूरी तरह से संरेखित है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज मैं एक ऐसी संसद का हिस्सा हूँ जिसमें और सरकार का हिस्सा है जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने यह विजन लिया है और मैं यह कह सकता हूं कि उनसे पहले किसी ने भी वास्तव में भारत को 2047 तक उस विश्व मंच पर ले जाने और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि पिछले 75 वर्षों से हम अपने मूलभूत मुद्दों से जूझ रहे हैं जो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन हम उस ओर प्रगति कर रहे हैं। और यदि भारत को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है जो मुझे लगता है कि हमें अपने आगे के रास्ते में शामिल करना चाहिए। विकसित भारत के आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान करते हुए जो 2047 तक 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखता है, भविष्य मामलों की परिषद सीधे तौर पर सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालित विकास को गति देकर योगदान देगी। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक अनुसंधान और विकास व्यय को बढ़ाना है। परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करेगी कि यह निवेश अधिकतम आर्थिक प्रभाव वाली भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित हो। यह भारत की वैश्विक स्थिति को भी बढ़ाएगा। विकसित भारत 24/7 2047 भारत को महत्वपूर्ण प्रभाव वाली वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। परिषद द्वारा पोषित तकनीकी नेतृत्व भारत की भू राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। विकसित भारत का लक्ष्य भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाना है। परिषद अनुसंधान को बाजार के लिए तैयार उत्पादों में बदलने के लिए संस्थागत मार्ग बनाकर इसे गति देगी। सतत विकास लक्ष्यों को संबोधित करना। विकसित भारत 2047 सतत विकास पर जोर देता है। परिषद उस गति से बढ़ते हुए पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मैं इस प्रस्ताव के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर भी आना चाहता हूं, जो तकनीकी व्यवधानों के युग में परिषद का महत्व है। हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां तकनीक न केवल सक्षम बनाती है बल्कि विघटनकारी भी है, और तकनीकी परिवर्तन की गति को तेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी अपनाने की गति नाटकीय रूप से तेज हुई है। जहां टेलीफोन को 1 अरब उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में 75 साल लगे, वहीं इंस्टाग्राम ने केवल 2 वर्षों में और चैट जीपीटी ने केवल 2 महीनों में यह मुकाम हासिल कर लिया। यह वह गति है जिस पर तकनीक बदल रही है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बनाए गए नए मूल्य का 70% से अधिक डिजिटल रूप से सक्षम व्यवसायों और व्यावसायिक मॉडलों पर आधारित होगा। S&P 500 कंपनियों का औसत जीवन काल 1950 के दशक के 60 वर्षों से घटकर आज 20 वर्ष से भी कम हो गया है, जिसका मुख्य कारण तकनीकी व्यवधान है, जो देशों के लिए इन व्यवधानों को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के सामूहिक प्रभाव से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 से 30 ट्रिलियन का आर्थिक मूल्य बनने की उम्मीद है, और मैं यह आंकड़ा मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट से उद्धृत करता हूं। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया कितना जोर दे रही है, और जहां तक इन प्रौद्योगिकियों के विकास का संबंध है, भविष्य में क्या होगा। तकनीकी नेतृत्व का आर्थिक प्रभाव। AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी देशों को उन देशों की तुलना में अतिरिक्त 25% आर्थिक लाभ प्राप्त होने का अनुमान है जो पीछे हैं। ये आंकड़े 2023 में PwC ग्लोबल AI स्टडी द्वारा उद्धृत किए गए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग बाजार 2030 तक 65 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें शुरुआती अपनाने वाले देश असंगत आर्थिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। यह आंकड़ा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा उद्धृत किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण वाले राष्ट्र, जैसे कि चीन की प्रौद्योगिकी के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, ने खंडित दृष्टिकोण वाले देशों की तुलना में अनुसंधान व्यावसायीकरण में
30 से 40% अधिक दक्षता का प्रदर्शन किया है। तकनीकी विखंडन की आर्थिक लागत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए संभावित सकल घरेलू उत्पाद का 5% अनुमानित है, जो अपनी तकनीकी विकास रणनीतियों का समन्वय करने में विफल रहती है। इसीलिए यहाँ समन्वय और सामंजस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ हैं। मैंने पहले ही इसके बारे में संक्षेप में बात की है। लेकिन आप जानते हैं, मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जाना चाहता हूं कि भारत भविष्य की तकनीकों में नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय स्थिति में क्यों है। आज हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे पास बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय लाभ है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 600 मिलियन से अधिक नागरिक हैं, 25 वर्ष से कम आयु के हैं, जो तकनीकी नवाचार के लिए एक अद्वितीय प्रतिभा पूल बनाते हैं। भारत सालाना 1,50,00,000 से अधिक इंजीनियरिंग स्नातक तैयार करता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है, जो तकनीकी प्रतिभा की एक स्थिर धारा प्रदान करता है। भारत में औसत आयु 28 वर्ष है, जबकि चीन में 38, यूरोप में 42 और अमेरिका में 38 वर्ष है, जो भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभांश देता है, जो संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या अनुमानों के अनुसार 1555 तक रहेगा। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यबल है, जो वैश्विक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। ये बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बिंदु है महोदया, लेकिन डिजिटल बुनियादी ढांचा और अपनाना भी। मैं वास्तव में इस बिंदु पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा जो अच्छा काम किया गया है, हम इसे कैसे ले सकते हैं और इसे इसके साथ एकीकृत कर सकते हैं। इसलिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई ने वित्तीय वर्ष 2024 में 182 ट्रिलियन मूल्य के 117 बिलियन लेन देन संसाधित किए, जो डिजिटल वित्तीय संरचनाओं में बेजोड़ पैमाने का प्रदर्शन करता है। 950 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और स्मार्टफोन की पहुंच 2026 तक 1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक विशाल आधार तैयार किया है। इंडिया स्टैक, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर वगैरह ने अभूतपूर्व पैमाने और गति से सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत की डेटा खपत तेजी से बढ़कर 20 जीबी प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिससे एआई और ईमेल अनुप्रयोगों का बहुत समृद्ध डेटाबेस तैयार हुआ है। इनोवेशन इको देश ने 25 नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों, 15 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों और कई केंद्र राज्य सहयोगी प्रौद्योगिकियों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। भारत 2015 से 40वें स्थान से 4 अंक सुधार कर 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वें स्थान पर है, जो नवाचार क्षमताओं में महत्वपूर्ण गति दर्शाता है। मजबूत नेतृत्व और नीतिगत माहौल है, जो पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति परिवर्तन लाने की विशुद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से बनाया गया है, और यह जमीन पर बहुत स्पष्ट है। और मैं बस कुछ बातें उद्धृत करना चाहता हूँ। डिजिटली भारत कार्यक्रम ने नागरिक सरकार के संपर्क को बदल दिया है, और अब 4000 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, भ्रष्टाचार को कम किया है और दक्षता में सुधार किया है, जो एक परिवर्तनकारी तरीके से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के इस प्रस्ताव का एक मुख्य आधार है। जैम त्रिमूर्ति जन धन आधार मोबाइल ने 28 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम किया है, 2.2 लाख करोड़ रुपए के लीकेज को समाप्त किया है और पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक के लेन देन को संसाधित किया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता आई है और एमएसएमई को सरकारी अनुबंधों में तेजी लाने में सक्षम बनाया गया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। सूची इतनी लंबी है कि मैं इसे और भी आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मूल आधार ये है कि भारत परिवर्तन के मार्ग पर है और हम 2047 तक एक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, और यह सुझाव निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।
लेकिन मैं इस तथ्य पर भी वापस आना चाहता हूं कि कैसे विघटनकारी प्रौद्योगिकियों ने वैश्विक शक्ति गतिशीलता को आकार दिया है, और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। तेल संसाधनों की खोज और नियंत्रण ने 20वीं सदी में वैश्विक शक्ति संरचनाओं को मौलिक रूप से बदल दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपने उदय को बढ़ावा देने के लिए अपने तेल प्रचुरता का लाभ उठाया। नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे देशों ने अपने तेल संसाधनों का रणनीतिक प्रबंधन किया, जिससे एकीकृत समृद्धि पैदा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु प्रौद्योगिकी ने वैश्विक सुरक्षा संरचना को बदल दिया। परमाणु क्षमता वाले राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भू राजनीतिक लाभ प्राप्त किया। फ्रांस जैसे देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा विकसित की, जिससे ऊर्जा आयात में 40% की कमी आई, जिससे आर्थिक संप्रभुता मजबूत हुई। सेमीकंडक्टर क्रांति ने दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील स्थिति से वैश्विक आर्थिक शक्तियों में बदल दिया। सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर ताइवान के रणनीतिक फोकस के परिणाम स्वरूप टीसीएमसी ने वैश्विक फाउंड्री बाजार का 60% और उन्नत चिप उत्पादन का 90% नियंत्रित किया है। इंटरनेट क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया, जिसमें अमेरिकी तकनीकी कंपनियां अब दुनिया की 10 सबसे मूल्यवान निगमों में से 7 का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमेरिका ने इंटरनेट प्रौद्योगिकियों द्वारा बनाए गए आर्थिक मूल्य का लगभग 70% हिस्सा हासिल किया। प्रौद्योगिकी संचालित नेतृत्व के समकालीन उदाहरण। इजराइल ने प्रौद्योगिकी में रणनीतिक निवेश के माध्यम से खुद को एक स्टार्टअप राष्ट्र में बदल दिया, जिसने तकनीकी स्टार्टअप का उच्चतम घनत्व प्राप्त किया, प्रति 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप। इस फोकस ने एक ऐसा तकनीकी क्षेत्र बनाया है जो इजराइल के सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में 15% का योगदान देता है। बैटरी प्रौद्योगिकियों के दक्षिण कोरिया के लक्षित विकास के परिणाम स्वरूप कोरियाई कंपनियों ने वैश्विक ईवी बैटरी बाजार के 30% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिससे देश इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के केंद्र में आ गया है। सिंगापुर के बायोपोलिस पहलुओं के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी पर रणनीतिक फोकस ने इसे एशिया के प्रमुख जैव चिकित्सा केंद्र में बदल दिया है, जिसने $25 अरब से अधिक निवेश आकर्षित किया है और एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जो सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान देता है। तो प्रौद्योगिकी और नेतृत्व पर आर्थिक प्रभाव। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिन देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पिछली तरंगों को अपनाने में नेतृत्व किया, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उपाध्यक्ष महोदया, जिन देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पिछली तरंगों को अपनाने में नेतृत्व किया, उन्होंने बाद के दशकों में 25% अधिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुभव किया। गैर राष्ट्र राज्य जिन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हैं, उन्होंने खंडित दृष्टिकोण वाले देशों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास निवेश पर 40% अधिक रिटर्न का प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूसी के अनुसार अकेले एआई का आर्थिक प्रभाव 2030 तक 15.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जिसमें से 70% लाभ शुरुआती अपनाने वाले देशों को मिलेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ ने पहले ही वैश्विक स्तर पर $35 अरब से अधिक निवेश आकर्षित किया है, जिसमें शुरुआती नेताओं ने असंगत आर्थिक और सुरक्षा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो भविष्य की तकनीक प्रौद्योगिकियों के भविष्य से प्रभावित हुए हैं, और विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन्हें रणनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान हो, चाहे वह कृषि और खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वह ऊर्जा और स्थिरता हो, चाहे वह उन्नत विनिर्माण हो, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा हो, चाहे वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, चाहे वह वित्तीय सेवाएं हों या शिक्षा और कौशल विकास हो। लेकिन रणनीतिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति नेतृत्व की स्थिति स्थापित करने के लिए एक संकीर्ण खिड़की बनाती है, जिसमें शुरुआती मूवर्स को एस मानक सेटिंग और एम और बाजार पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के क्रॉस सेक्टरल निहितार्थों के लिए विभागीय पहलों के बजाय समन्वय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शासन ढांचे को सक्रिय रूप से आकार दिया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसका दोहरा उपयोग है और कई फीचर प्रौद्योगिकियों की प्रकृति नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों पर भी आधारित है। भविष्य की प्रौद्योगिकियों के उपयोग के मामले असंख्य हैं,
चाहे वह चिकित्सा में एआई सक्षम निदान हो, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ निगरानी, सटीक चिकित्सा और जीनोमिक्स, एआई के माध्यम से दवा की खोज, स्टेम सेल थेरेपी और पुनर्योजी चिकित्सा, स्टेम सेल उपचार और अपक्षयी रोग, आनुवंशिक विकारों के लिए जीन संपादन, कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी, ऊतकों और अंगों के लिए 3D बायोप्रिंटिंग, डिजिटल थेरेप्यूटिक्स और प्रिस्क्रिप्शन ऐप, असंख्य उदाहरण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक ये है कि इन तकनीकों में कई अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए ब्लॉकचेन तकनीक। एक तरफ इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया जा सकता है और हम सभी इसके प्रभावों को जानते हैं। दूसरी ओर ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग शासन के लिए किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और विशेष रूप से इसे सरकारी व्यवस्था में शामिल करके हम पारदर्शिता के साथ साथ अधिक मात्रा में जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी से परे किया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला तकनीक, पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता। ब्लॉकचेन उत्पाद की उत्पत्ति, हैंडलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड प्रदान कर सकता है, जो सालाना 50 बिलियन से अधिक मूल्य के कृषि निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यान्वयन संभावित रूप से प्रमाणित मूल्य के प्रीमियम मूल्य निर्धारण के माध्यम से निर्यात मूल्य में 15 से 20% की वृद्धि कर सकता है, जैसा कि भविष्य में आने वाले कई यूरोपीय संघ के कानूनों के मामले में है। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, वितरित खाता बही तकनीक छेड़छाड़ रहित भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड बना सकती है, जिससे भारत के अनुमानित 7 करोड़ 77 लाख भूमि विवाद मामलों का समाधान हो सकता है, जो आर्थिक मूल्य में 9 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में पायलट परियोजनाओं ने संपत्ति धोखाधड़ी में 90% की कमी प्रदर्शित की है। बौद्धिक संपदा संरक्षण, ब्लॉकचेन रचनात्मक कार्यों और नवाचारों के लिए सत्यापन योग्य टाइम स्टैम्प स्थापित कर सकता है, जिससे भारत की विकास आईपी परिसंपत्तियों की रक्षा होती है, जो 10 से 11 में 43,400 पेटेंट आवेदनों से बढ़कर 2021 में 58,200/2 हो गई। विकेंद्रीकृत वित्त के माध्यम से वित्तीय समावेशन, ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय सेवाएं भारत के 190 मिलियन बिना बैंक वाले वयस्कों तक बैंकिंग का विस्तार कर सकती हैं, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में संभावित रूप से 14 लाख करोड़ रुपए जुड़ सकते हैं, जबकि लेन देन लागत में 60 से 70% की कमी आ सकती है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन भारत के 1 अरब 50 करोड़ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए सुलभ, सुरक्षित, रोगी नियंत्रित स्वास्थ्य रिकॉर्ड सक्षम कर सकता है। इससे दोहराव, डुप्लीकेट परीक्षण, अनुमानित लागत 25,000 करोड़ सालाना समाप्त हो सकता है, जबकि देखभाल, समन्वय में सुधार करते हुए। साथ ही सिविल न्यूक्लियर तकनीक और SMR जैसी तकनीकों में छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऊर्जा क्रांति के रूप में, जिसकी शुरुआत इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री और इस बजट में माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई है। वितरित बिजली उत्पादन, SMR आमतौर पर 10 से 300 मेगावाट के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना औद्योगिक समूहों, दूरदराज के क्षेत्रों और रणनीतिक सुविधाओं के लिए विश्वसनीय आधार भार शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यह भारत के चरम बिजली घाटे को संबोधित कर सकता है, जबकि ट्रांसमिशन घाटे को कम कर सकता है, जिसका अनुमान सालाना 38,000 करोड़ है। स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन, जल विलवणीकरण और शुद्धिकरण, कार्बन मुक्त औद्योगिक ताप, ऊर्जा सुरक्षा और विनिर्माण, ये कुछ प्रभाव हैं इन SMR के माध्यम से जिन्हें तैनात किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। रणनीतिक योजना और समन्वय, प्रस्तावित परिषद की शक्तियां और कार्य, इस पर आना एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो 5, 10 और 25 साल के क्षितिज के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय भविष्य की प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करेगा, प्राथमिकता वाली प्रौद्योगिकियों की पहचान करेगा और मार्ग विकसित करेगा। साइलो और दोहराव को खत्म करने के लिए मंत्रालयों, शोध संस्थानों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करें।
नियमित रूप से प्रौद्योगिकी क्षितिज स्कैनिंग का संचालन करें और उभरते रुझानों और व्यवधानों का अनुमान लगाने के लिए रणनीतिक दूरदर्शिता क्षमताओं का विकास करें। रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी मिशनों को परिभाषित करें। उदाहरण के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत एआई, हाइपरसोनिक सिस्टम आदि। महत्वपूर्ण डोमेन में भारत की तकनीकी संप्रभुता को मापने और बेंचमार्क करने के लिए रूपरेखा विकसित करें। संस्थागत, वास्तुकला और शासन। उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा और अंतर मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्टिंग के साथ एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। प्रमुख प्रौद्योगिकी डोमेन के लिए अनुसंधान और उत्पाद विकास परिषदों की स्थापना करें, जिनमें से प्रत्येक में समर्पित अनुसंधान सुविधाएं, उद्योग भागीदारी और व्यावसायीकरण मार्ग हों। स्वतंत्र मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षा, उद्योग, रक्षा और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से युक्त एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड बनाएं। तकनीकी निवेश, साझेदारी और रणनीतिक धुरी पर तेजी से निर्णय लेने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करें। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, रणनीतिक खुफिया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति विकास के लिए विशेष कोशिकाओं के साथ एक प्रत्यायोजित सचिवालय की स्थापना करें। अनुसंधान और नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र विकास। प्राथमिकता वाले प्रौद्योगिकी डोमेन में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए पर्याप्त बहुस्तरीय निधि आवंटित करता है, जिससे दीर्घकालिक अनुसंधान कार्यक्रमों पर स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत सामग्री इत्यादि जैसे विशिष्ट डोमेन पर केंद्रित उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों का एक नेटवर्क बनाएं, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रतिभा हो। संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, प्रतिभा विनिमय और साझा बुनियादी ढांचे सहित उद्योग अकादमिक सहयोग के लिए रूपरेखा स्थापित करें। सुव्यवस्थित अनुप्रयोगों और रिपोर्ट की आवश्यकताओं के साथ उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार अनुसंधान के लिए विशेष अनुदान तंत्र विकसित करें। प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर 3 से 4 से अनुसंधान को TRL 7 से 9 के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में बदलने के लिए संस्थागत मार्ग बनाएं। व्यावसायीकरण और औद्योगिक विकास। बौद्धिक संपदा प्रबंधन, लाइसेंसिंग और स्टार्टअप में विशेष विशेषज्ञता वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय स्थापित करें और संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी के समान रणनीतिक नवाचार के लिए एक प्रारंभिक बाजार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी खरीद पहलों के कार्यान्वयन की स्थापना करें। विधायी और नियामक ढांचे का विकास। नवाचार को सक्षम करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक विधायी सुधारों पर संसद और सरकार को सलाह दें। ऐसे चुस्त नियामक ढांचे विकसित करें जो प्रयोग और पुनरावृत्ति की अनुमति देते हुए जोखिमों को संबोधित करें। बायोटेक और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे गहन तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले जटिल प्रौद्योगिकी डोमेन के लिए विशेष नियामक क्षमताएं बनाएं। व्यापक रूप से अपनाए जाने से हितों के स्थापित होने से पहले उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विनियम विकसित करने के लिए पूर्वानुमानित शासन तंत्र स्थापित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय करें कि भारतीय दृष्टिकोण वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन ढांचे में परिलक्षित हों। मानव पूंजी विकास। रणनीतिक प्रौद्योगिकी डोमेन में असाधारण प्रतिभा की पहचान करने और उसका पोषण करने के लिए विशेष फेलोशिप कार्यक्रम बनाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और शिक्षा पाठ्यक्रम सहयोग विकसित करें कि शैक्षिक कार्यक्रम अग्रणी प्रौद्योगिकी कौशल के साथ संरेखित हों। शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच प्रतिभाओं के आवागमन को सक्षम बनाने के लिए शोधकर्ता गतिशीलता कार्यक्रम स्थापित करें। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों में संक्रमण के लिए मध्य करियर पेशेवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं। अग्रणी शोधकर्ताओं और उद्यमियों को भारत के प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम विकसित करें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक भागीदार मिशन। विश्व मित्र भारत की भावना के साथ हम संसाधनों को पूल करने, क्षमताओं को साझा करने और सामान्य मानकों को विकसित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी वार्ता और साझेदारी के लिए विशेष कूटनीतिक क्षमताएं बनाएं। जिम्मेदार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रूपरेखाएं विकसित करें।
जो वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग को सक्षम करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करें। भारतीय मूल्यों और हितों के साथ संरेखित वैश्विक मानदंडों को आकार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शासन मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रवासी जुड़ाव के लिए समर्पित कार्यक्रम बनाएं। अनुसंधान, स्टार्टअप और बाजार विकास पर प्रभाव। अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना। परिषद का एकीकृत दृष्टिकोण, प्रयोगशालाओं से बाजार तक स्पष्ट मार्ग बनाकर अनुसंधान व्यावसायीकरण दरों को वर्तमान 5 से 7% से बढ़ाकर 20 से 25% कर सकता है। दीर्घकालिक स्थिर वित्त पोषण प्रतिबद्धताएं उच्च जोखिम वाले, उच्च पुरस्कार वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को सक्षम करेंगी, जो वर्तमान में अल्पकालिक अनुदान चक्रों के तहत संघर्ष करते हैं। विशेष शोध संस्थानों का नेटवर्क रणनीतिक डोमेन में महत्वपूर्ण द्रव्यमान प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे इसरो ने निरंतर संस्थागत विकास के माध्यम से अंतरिक्ष क्षमताओं को बदल दिया। साझा बुनियादी ढांचे, कम प्रशासनिक बोझ और रणनीतिक समन्वय के माध्यम से अनुसंधान उत्पादकता 30 से 40% तक बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग भारत के उच्च प्रभाव वाले प्रकाशनों का 33% प्रतिनिधित्व करते हैं। रणनीतिक साझेदारी और कार्यक्रमों के माध्यम से 45 से 50% तक विस्तार कर सकते हैं। इस प्रकार डीप टेक स्टार्टअप विकास को उत्प्रेरित करना। डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम समर्पित इंक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रमों के माध्यम से 2030 तक लगभग 3000 स्टार्टअप के वर्तमान आधार से बढ़कर 15 से 20,000 स्टार्टअप हो सकता है। हार्डवेयर और डीप टेक स्टार्टअप्स की उत्तरजीविता दर अभी 25 से बढ़कर 20 से 25% हो सकती है। विशेष समर्थन तंत्र के माध्यम से 40 से 45% तक जा सकती है, जो उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करेगी। सुव्यवस्थित विनियामक मार्गों और प्रदर्शनकारी बुनियादी ढांचे के माध्यम से डीप टेक नवाचारों के लिए बाजार में आने का समय 30 से 40% तक कम हो सकता है। समर्पित निवेश साधनों और जोखिम साझाकरण तंत्रों के माध्यम से डीप टेक के लिए वेंचर फंडिंग वर्तमान में 2 से 3 बिलियन सालाना से बढ़कर 2030 तक 15 से 20 बिलियन हो सकती है। बाजार में तेजी लाने, विकास और अपनाने के लिए कई तरीके हैं। इन इनोवेटिव तकनीकों की सरकारी खरीद, जो वर्तमान में सार्वजनिक खरीद का 5% से भी कम प्रतिनिधित्व करती है, मिशन संचालित अधिग्रहण कार्यक्रमों के माध्यम से 15 से 20% तक बढ़ सकती है। विनियामक सैंडबॉक्स और मानक विकास नई तकनीकों के लिए बाजार में प्रवेश की बाधाओं को 40 से 50% तक कम कर सकते हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उद्योग द्वारा अपनाए जाने की प्रक्रिया में आम प्लेटफॉर्म और अंतर संचालन मानकों की स्थापना से तेजी आ सकती है, जिससे उत्पादकता में सालाना 1 से 2% की वृद्धि हो सकती है। सामाजिक चुनौतियों पर केंद्रित रणनीतिक मिशन स्वास्थ्य सेवा पहुंच, पर्यावरण स्थिरता और डिजिटल समावेशन को संबोधित करने वाली प्रौद्योगिकी के लिए शुरुआती बाजार बना सकते हैं। भारत की प्रौद्योगिकी निर्यात क्षमताएं मौजूदा सेवा प्रधान मॉडल से बढ़कर उन्नत हार्डवेयर और बौद्धिक संपदा को शामिल कर सकती हैं, जिससे 2030 तक वार्षिक निर्यात में संभावित रूप से 100 से 150 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मूल्य सृजन प्रस्तावित परिषद की पहल संभावित रूप से, जैसा कि मैंने कहा, भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.5% की वृद्धि कर सकती है। उत्पादकता वृद्धि, नए उद्योग सृजन और बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता के माध्यम से विकास कर सकती है। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार सृजन 2030 तक 5 से 7 मिलियन के बीच कहीं भी पहुंच सकता है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में अतिरिक्त 10 से 15 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार भी इस प्रक्रिया में सृजित किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आयात प्रतिस्थापन 2030 तक सालाना 30 से 50 अरब डॉलर की बचत कर सकता है, जिससे व्यापार संतुलन और आर्थिक लचीलापन बेहतर हो सकता है। क्वांटम प्रौद्योगिकियों, उन्नत सामग्री और जैव प्रौद्योगिकी में नए उद्योग निर्माण से 2035 तक वार्षिक आर्थिक मूल्य 100 से 150 बिलियन डॉलर का सृजन हो सकता है। रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक निवेश निजी पूंजी का 3 से 5 गुना लाभ उठा सकता है, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा।
उपसभापति महोदया, मैं अपनी प्रस्तुतियां समाप्त करना चाहूँगा और अपने निष्कर्ष में मैं निश्चित रूप से सदन से इस महत्व के मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करूँगा, जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के हमारे मिशन को सीधे प्रभावित करता है। यह भविष्य के मामलों के लिए परिषद की स्थापना भारत के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता का प्रतिनिधित्व करती है, तकनीकी इतिहास में निर्णायक क्षण में। जैसा कि हमने जांच की है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन की गति नाटकीय रूप से तेज हो रही है और जो देश इन चुनौतियों और परिवर्तनों का अनुमान लगाने और उन्हें आकार देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करते हैं, वे आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव में स्थायी लाभ प्राप्त करेंगे। हरियाणा के भविष्य मामलों के विभाग के साथ अग्रणी पहल यह दर्शाती है कि कैसे प्रभावी शासन संरचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने में समन्वय कर सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य मामलों के लिए एक परिषद इस दृष्टिकोण को बढ़ाएगी, एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी, जबकि अनुसंधान इन रणनीतिक डोमेन में बाजार के लिए तैयार नवाचार में सहज रूप से अनुवाद करता है। यह प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री के तकनीकी रूप से उन्नत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की व्यापक आकांक्षाओं के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस परिषद की स्थापना करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत न केवल प्रौद्योगिकी क्रांतियों की अगली लहर में भाग ले, बल्कि उन्हें हमारे मूल्यों और राष्ट्रीय हितों और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार सक्रिय रूप से आकार दे। आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक लाभ पर्याप्त होंगे। त्वरित जीडीपी विकास और लाखों उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के सृजन से लेकर स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऊर्जा और रक्षा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करना। प्रस्तावित परिषद उत्प्रेरक और समन्वयक दोनों के रूप में काम करेगी, जो भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी काफ़ी राष्ट्रीय संपत्तियों, हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश, हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे, हमारे अभिनव नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और रणनीतिक नेतृत्व को एक साथ लाएगी। माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया, चूंकि हम एक नए तकनीकी युग की दहलीज पर खड़े हैं, इस परिषद की स्थापना न केवल एक संस्थागत सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि भारत के भविष्य में एक रणनीतिक राष्ट्रीय निवेश का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इस सदन से इस प्रस्ताव का समर्थन करने और भविष्य के मामलों में एक नेता के रूप में भारत के सही स्थान को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।